नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल की हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पे परिचर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। आज हम उसी इतिहास अध्ययन की परंपरा में आगे बढ़ते हैं और महाजनपद काल को देखने का प्रयास करेंगे आज। तो सबसे बड़ी चीज है कि महाजनपद काल को हम कैसे देखें, उसे कैसे समझें और किन किन विषय वस्तुओं पे इस कालखंड का अध्ययन करें। तो सबसे पहले एक कालखंड की जो है हम झलक देख लेते हैं कि अब तक हमने जो देखा तो वो देखा सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। दूसरी बार देखा हमने, दूसरे पॉइंट देखा हमने वैदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता। फिर देखा हमने उत्तर वैदिक सभ्यता को, उत्तर वैदिक सभ्यता को। फिर हमने देखा, फिर हम देखेंगे महाजनपद काल को, ठीक है। तो ये जो समय था वो लगभग 2300 से 1700 के आसपास का समय था ईसा पूर्व। ये लगभग 1500 से 1000 के आसपास का पीरियड था और ये लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का पीरियड था। और महाजनपद काल में जो है ये 600 ईसा पूर्व से जो है लगभग 300 ईसा पूर्व पर फिलहाल हम बात करेंगे। हालांकि ये कालखंड आगे तक था, लेकिन आज हम यहाँ इसी कालखंड तक हम चर्चा करेंगे। यह कालखंड जो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको नगरीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है। नगरीकरण की प्रक्रिया जो है वो एक नगरीकृत सभ्यता थी। फिर वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण और कबायली सभ्यता थी। लेकिन जैसे ही हम महाजनपद काल में इंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं तो हमें द्वितीय नगरीकरण दिखाई देता है। द्वितीय नगरीकरण दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हमको दूसरी बार नगरीकरण दिखाई देता है और यहां बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। और राजनीतिक परिवर्तन इतने व्यापक होते हैं कि यहां दो तरह के राज्यों की कल्पना हमको दिखाई देती है महाजनपद काल में। एक तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था और दूसरी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये दो तरह की जो है हमको व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है, इस पूरे कालखंड में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे और इनमें जो शक्तिशाली जो राजवंश होते हैं या जो शक्तिशाली महाजनपद होते हैं वो जो है अंत में विजयी होता है। आपस में इनमें भी संघर्ष होता है, ठीक है। और अंत में जो विजयी होता है मगध साम्राज्य जो है वो बाकी बहुत सारे साम्राज्यों को अपने अंदर समाहित करता है। और हम देखते हैं कि यहीं से जो है मगध के उस उत्कर्ष के साथ साथ भारत में पहला प्रशासन जो कि एक संपूर्ण राज्य की या एक जो है संपूर्ण
विस्तृत साम्राज्य की व्यवस्था मौर्य काल में हमको दिखाई पड़ती। तो यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है या राजनीतिक परंपरा है वह उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके भौगोलिक स्थिति को समझें कि महाजनपद काल का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ, वो क्या परिस्थितियां होती हैं जो भारत में दोबारा नगरीकरण को जो है आमंत्रण देती हैं या दोबारा नगरीकरण शुरू होता है। इस कालखंड में हम देखेंगे कि दो प्रमुख धार्मिक क्रांतियां होती हैं और उसके पश्चात बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविर्भाव होता है। माने यहाँ पे धार्मिक क्रांतियां भी हमको दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ सामाजिक परिवर्तन ऐसे हुए जिनके कारण एक नए धर्म का जो है यहाँ सूत्रपात होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम इस महाजनपद काल के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी या जो वैदिक वांग्मय था वह महाजनपद काल से किस तरह जो है अलग था और कैसे कैसे उत्तरोत्तर विकास होता है। अगर हम इस विकास को पकड़ेंगे तभी हम महाजनपद काल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से आर्थिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं और राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। अब हम यहाँ जब इस काल में आते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे ग्रंथों की भी सूची प्राप्त होती है, जैसे कि तमाम बौद्ध ग्रंथ हैं, तमाम जैन ग्रंथ हैं, बहुत सारे पुराण हैं। उस काल में बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे पाणिनि, अष्टाध्यायी या इस तरह की चीजें हैं। ठीक है ना, वो सारी चीजें हमको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की गतिविधियों को बताती हैं। तो हमें एक बहुत विस्तृत जो है अध्ययन के लिए बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण इन पुस्तकों के रूप में भी मिलते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं। तो हम इस काल में व्यवस्थित तरीके से अगर हम इतिहास को पढ़ना इस काल को शुरू करते हैं तो इस काल में हमको इस काल की राजनीतिक स्थिति, इस काल की सामाजिक स्थिति, इस काल की धार्मिक स्थिति और इस काल की आर्थिक स्थिति को मूल रूप से समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं परिवर्तनों में हम देखते हैं, हमने पीछे चर्चा की कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी आविर्भाव होता है और ये जो धर्म होते हैं ये सर्वसुलभ होते हैं, सबके लिए होते हैं। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि महाजनपद काल में किस तरह से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और हम ये देखते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे किस तरह से परिवर्तन होते हैं। जनपदों की यहाँ बात करते हैं हम, तो कुल 16 महाजनपदों का हमको विवरण बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में मिलता है। हालांकि हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ एक मोटे तौर पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि महाजनपद कैसे विकसित हुए। ठीक है, और इसके लिए हम थोड़ा सा इस काल को ऋग्वैदिक काल से कंपेयर करना शुरू करते हैं और कंपेरेटिव थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा, ऋग्वैदिक काल में ये देखा कि आर्य जो थे या जो लोग थे वो धीरे धीरे गंगा घाटी में प्रवेश करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, प्रवेश करना शुरू करते हैं। ठीक है, और अस्थाई जीवन जो है अपना बनाते हैं, अस्थाई जीवन शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये जो था इस काल में 2-3 उपलब्धियां होती हैं, जैसे कि कृषि का विकास होता है, कृषि का विकास होता है। ठीक है, और
लोहे का व्यापक प्रयोग होता है, लोहे का व्यापक प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज हम स्पष्ट करेंगे, इस काल में होता है। अगर हम महाजनपद काल में आते हैं तो होता क्या है कि यहां पे कृषि का पूर्ण विकास होता है, कृषि का पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास होता है। और अधिशेषी कृषि, अधिशेष कृषि, अधिशेष जो है या अधिशेषी कृषि हमको प्राप्त होती है, कृषि अधिशेष। ठीक, हमको प्राप्त होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे। देखिए, लोहे का प्रयोग जो है गंगा घाटी के जंगलों को साफ करने में मदद करता है, और जो कृषि यंत्र बनते हैं लोहे से वो काफी मजबूत बनते हैं, जिससे गहरी जुताई होती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है मिट्टी की। हालांकि गंगा घाटी का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी का केंद्र है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत उपजाऊ होगा। ठीक है, तो वहां कृषि जो है विस्तार रूप लेती है, और जब कृषि विस्तार रूप लेती है तो अधिशेष हमको प्राप्त होता है, और जब हम अधिशेष को प्राप्त करते हैं तो हम बाकी गतिविधियों में भी आगे बढ़ते हैं। जैसे व्यापार वाणिज्य में हम आगे बढ़ते हैं, व्यापार वाणिज्य में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और ये जो अधिशेषी परंपरा है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित साम्राज्य को निर्मित करती है, क्योंकि वहां धीरे धीरे जीवन कैसा होगा, अस्थाई होगा। जब जीवन अस्थाई होगा तो जाहिर सी बात है कि व्यापार वाणिज्य वहां शुरू होगा। ठीक है, वहां पे धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होगा, धीरे धीरे साम्राज्य अस्थाई होगा, धीरे धीरे जो है वहां पे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, और उसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय आपको दिखाई देंगे, जैसे कि शिल्प व्यवसाय, शिल्पकार, रथकार, ठीक है ना, स्वर्णकार इत्यादि हमको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो रही आगे की बात। थोड़ा सा हम कृषि पे चर्चा कर रहे थे और नगरीकरण पे बात कर रहे थे, तो उसको हम देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे कृषि परंपरा आगे बढ़ती है तो कृषि अधिशेष जब आदमी का पेट भरने लगा तो फिर वो और कुछ करने की सोचने लगा। मतलब वो उसको ऐसा है कि भरपेट जब उसको भोजन मिलने लगा और कुछ अधिशेष अगर प्राप्त होने लगा तो उससे क्या हुआ कि राजा एक बड़ी सेना रखने के उसमें आ गया। अब राजा जब बड़ी सेना रखेगा तो क्या होगा, बड़ी सेना रखेगा तो निश्चित तौर पे साम्राज्य विस्तार करेगा। साम्राज्य विस्तार करेगा तो जितना उसका साम्राज्य बढ़ेगा आगे, उतना ही उसको कर प्राप्त होगा, और जितना कर प्राप्त होगा फिर धीरे धीरे राजा जो है वो साम्राज्य की ओर बढ़ेगा और एक बड़े साम्राज्य का निर्माता बनेगा। ठीक है, तो ये जो कृषि परंपरा है, कृषि का विकास एक तरह से राजनीतिक विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, और नगरीकरण या फिर जो एक अस्थाई प्रक्रिया है नगरीकरण की, उसके मूल में अगर कहीं ना कहीं हमको कुछ दिखाई पड़ता है तो वो कृषि है। ठीक है, इसी तरह लोहे के जो हथियार थे उनका प्रयोग करके अस्त्र शस्त्र भी बने जो लड़ाइयों में काम आए। इसके अलावा जो क्षेत्र है, ये जो हम महाजनपद काल में महाजनपदों को देखते हैं तो संपूर्ण भारत में ये मूल रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक महाजनपदों का जो केंद्रीकरण है वो गंगा घाटी के आसपास ही होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी महाजनपद, अगर हम मगध की बात करें जो कि सबसे शक्तिशाली जो थे वो महाजनपद थे, अगर शक्तिशाली महाजनपदों की बात करें
तो उनमें मगध, हालांकि इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे सारे महाजनपदों को देखेंगे, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे मोटे तौर पे समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हम महाजनपद काल को कैसे समझें और उसका अध्ययन किस प्रकार से करें। तो मगध, वत्स, ठीक है ना, कौशल तथा अवंती, ये जो है काफी जो है समृद्ध जो है वो महाजनपद थे, ठीक है, जो आगे के काल में हमको और भी व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पे दिखाई देते हैं। तो मगध से ही मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, जो कि भारत का प्रथम व्यवस्थित साम्राज्य, केंद्रीकृत साम्राज्य था, उसकी हमको देखने को व्यवस्था मिलती है। दक्षिण भारत में अवंती, ये भी बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो गांधार जो था, वो गांधार जो है वो सिल्क रूट पे था। हम सारे चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये महाजनपद जो है वो किस तरह से कृषि परंपरा के मूल में धीरे धीरे बाकी चीजें बढ़ती जाती हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारी चीजों, व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, ठीक है, तो राजा को अधिक से अधिक कर प्राप्त होगा। इसमें जो है 60 प्रकार के करों का उल्लेख हमको मिलता है। 60 प्रकार के करों का उल्लेख हमको यहां पे प्राप्त होता है। इसके अलावा 60 प्रकार के करों का जब उल्लेख मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इस काल में 60 तो क्रियाकलाप रहे ही होंगे और हर क्रियाकलाप पे कर प्राप्त होता है। तो कृषि अधिशेष ने धीरे धीरे जो व्यवस्था थी उसको किस तरह से बदला, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि व्यापार वाणिज्य करने वाला जो वर्ग है वो धीरे धीरे, जो वैश्य वर्ग है, इतना समृद्ध होता है आगे, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य और कर का जहां से भी प्राप्त होता है वो कृषि भी करता है, वो व्यापार वाणिज्य भी करता है। तो जो अर्थ है या अर्थ का जो पैसा है वो उसके पास आता है, और धीरे धीरे नगरों में एक विशिष्ट तरह के समुदाय का विकास होता है, जिसे हम गहपति, हाँ दोस्तों, तो देखते हैं हम कि जब नगर की प्रक्रिया शुरू होती है और 60 प्रकार के नए व्यापार शुरू होते हैं, या 60 प्रकार के नए कर, 60 प्रकार के व्यापार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 60 प्रकार के करों का उल्लेख यहां मिलता है, तो कम से कम 60 प्रकार की क्रियाकलाप तो होते ही होंगे, आर्थिक क्रियाकलाप। तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छा खासा कर राजा को प्राप्त होता है। तो जो कुछ नए शब्द, यहाँ एक नया वर्ग, वैश्य वर्ग, चूंकि कृषि का भी कार्य करता था, व्यापार वाणिज्य का भी कार्य करता था, तो जो वैश्य वर्ग है वो यहां बहुत संपन्न, मतलब संपन्नता उसके पास काफी जो है आ जाती है, और वह एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में हमको यहां दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि किसी उस वैश्य ने महात्मा बुद्ध से ये कहा कि मैं आपके लिए 1000 सेवकों को, आप कहें तो मैं आपके लिए 1000 सेवकों को नियुक्त कर दूं, जिससे कि आप अपने कार्य को ठीक ढंग से कर सकें, आप एक बार हमसे कहिए। तो ये कहने का आशय, ये कौन बोल सकता है? जिसके पास आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक हो, ठीक है, वही ऐसा कह सकता है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि यहां वैश्य वर्ग काफी शक्तिशाली स्वरूप में हमको दिखाई देता है, और उसके लिए कुछ शब्द आते हैं, गहपति, गहपति, या फिर श्रेष्ठी या सेठी, श्रेष्ठिन, ठीक है ना, श्रेष्ठिन शब्द आता है, और कहीं कहीं सेठी शब्द भी आता है। तो कहने का आशय यह है कि ये लोग एक ऐसा समूह, श्रेणियां बनाते थे, और श्रेणी बना करके राजा से अपने लिए सुरक्षा की बात करते थे। और जाहिर सी बात है कि राजा जब सुरक्षा की बात करेगा तो राजा इनसे कर लेगा,
और कहेगा कि दुर्गों का निर्माण होता करेंगे, इसके बाद आपको हर तरीके से सुरक्षित करेंगे। तो दुर्गीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया यहां प्रारंभ होती है और बहुत ही समृद्धशाली नगरों का यहां विकास होता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे महाजनपद थे, लेकिन ये 4 महाजनपद जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं और अंत में हम ये देखते हैं कि बाकी सारे महाजनपद जो 16 होते हैं वो इन्हीं में कहीं ना कहीं सारे समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है यहां पे जाहिर सी बात है कि व्यापार वाणिज्य जब बहुत अधिक मात्रा में होगा तो मुद्रा प्रणाली भी क्या होगी, प्रारंभ होगी। तो हम सबसे पहले महाजनपद काल में आहत सिक्कों को देखते हैं। किस प्रकार के सिक्कों को देखते हैं? आहत सिक्कों को, यानी कि पंच मार्क क्वाइंस को हम यहां देखते हैं। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तो सिक्कों का, मुद्रा का प्रचलन शुरू होगा। अब देखिए मुद्रा क्यों नहीं थी यहां? क्योंकि न ऋग्वैदिक काल में उतना अधिक व्यापार वाणिज्य नहीं था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस कारण जो है यहां पे मुद्रा का प्रचलन शुरू होता है और आहत सिक्के हमको मिलते हैं, इस काल से मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें यहां पे दिखाई पड़ती हैं हमको, आहत सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इसके बाद देखते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो वैश्य वर्ग था और जो तमाम विभिन्न तरह के समृद्धशाली वर्ग थे, वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से अपने को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जो, जैसे कि जो हमारी वैदिक परंपरा थी उसमें जो है उनको समस्याएं हो रही थी, उसी के स्वरूप या उसी समस्या का निवारण करने के लिए हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के रूप में हमें धार्मिक क्रांति भी दिखाई देती है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि किस तरह से महाजनपद काल में कृषि के विकास से साम्राज्य का विकास होता है, राजनीतिक व्यवस्था का विकास होता है, आर्थिक व्यवस्था का विकास उत्तरोत्तर होता जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक और छोटी सी चर्चा हम देखते हैं। अगर हम मगध को देखें, मगध जो कि एक बहुत शक्तिशाली जो है महाजनपद के रूप में हमको दिखाई देता है और यही आगे विकास करके, आगे जो है विकास करके मौर्य साम्राज्य में बदल जाता है। और मौर्य साम्राज्य जो है हम देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत का एक सबसे व्यवस्थित और केंद्रीकृत जो है साम्राज्य होता है। ठीक है, तो अगर मगध की बात करें तो मगध जो है एक तो कृषि परंपरा वहां बड़ी अच्छी थी, इसके अलावा वहां पे खनिज संसाधन भी थे। खनिज का मतलब लोहे इत्यादि की, वहां पे विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ मिल जाते थे। इसके बाद वहां जंगल थे, उन जंगलों से हाथियां भी हमको प्राप्त होती थी। वह हाथी जो है सेना में हाथियों का उपयोग होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मगध ऐसी जगह पे स्थित था जहां उसको खनिज संसाधन उपलब्ध था, जहां उसको अश्व, हाथी उपलब्ध थे, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, नदियों के किनारे बसा हुआ था, जिसकी वजह से व्यापार वाणिज्य भी बहुत बेहतर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मगध के उत्कर्ष में आती हैं। आगे हम मगध के उत्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि महाजनपद काल में आती हैं और इससे हमें एक नई व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो यहां हम जो है महाजनपदों का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे ये देखेंगे कि 16 महाजनपदों में किस तरह से परिवर्तन होता है। अब यहां पे एक और चीज हम देखते हैं कि कुछ गणराज्य थे इस महाजनपद में, कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो हम ये देखते हैं कि जो वज्जी संघ था, वज्जी, ठीक है ना, और मल, ये जो 2 महाजनपद थे ये गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक का मतलब था कि इनमें एक आपस में संधि और समझौता जो है होता है।
संधि और समझौता होता है, और इसको लेकर के बज्जी संघ को जीतने के लिए अजात शत्रु महात्मा बुद्ध से सलाह लेता है। तो महात्मा बुद्ध इस बात को कहते हैं कि जब तक उन लोगों में आपसी समझ है, वो बड़ों का सम्मान करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं, तब तक आप उन्हें पराजित नहीं कर सकते। यानी कि बज्जी जो संघ है वो एक लंबे अंतराल तक बना रहेगा। तो कहने का आशय क्या था कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर बज्जी संघ में बहुत सारे राजा थे और वो मिल करके आपस में एक संघ का निर्माण किए थे और इस शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण हुआ था। इसी में जो है आपको एक राजवंश दिखाई देता है, लिच्छवी राजवंश। लिच्छवी राजवंश जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र का उदाहरण, ठीक है ना। तो गणतंत्रात्मक परंपरा की शुरुआत हमको यहां पे दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी महाजनपद काल में। अगले वीडियो में हम जो है इसे व्यवस्थित तरीके से जानेंगे और समझेंगे, और अब यहां से हम इतिहास को एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो तरीका होगा मुख्य रूप से हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे अब हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी झलक महाजनपद काल के बारे में। आगे के क्लासेस में हम इस पे विस्तृत चर्चा और परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी सामान्य सी एक महाजनपद काल पे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रदान करिए। दोस्तों हमें सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।